नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आप लोगों को प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। आप सभी बताएंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपके ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा 2015, 2016 और 2023 की मैट्रिक परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। प्रश्न में कहा गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दोस्तों हमेशा और हमेशा आभासी ही बनता है। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा आभासी ही बनाता है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है। आभासी को क्या कहते हैं? आभासी को ही दोस्तों काल्पनिक कहते हैं। अच्छा, अगर प्रश्न आए कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी क्यों बनता है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दोस्तों हमेशा और हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। आप लोगों को पता है दोस्तों कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वह प्रतिबिंब दोस्तों कहलाता है आभासी। क्या कहलाता है? आभासी, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा दर्पण के सामने ही बनता है। बात करें यहाँ पर दोस्तों हम लोग समतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का, तो इन दोनों दर्पणों में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है दोस्तों दर्पण के पीछे, इसलिए समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों को दोनों किसी वस्तु का आभासी ही प्रतिबिंब बनाते हैं, अर्थात काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाते हैं। तो पहला का जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा। आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा। किससे उल्टा? तो दोस्तों वस्तु से उल्टा। वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब होता है कौन? तो वास्तविक। वस्तु के जैसा ही सीधा कौन होता है? तो आभासी। ठीक, चलिए यहाँ पर 2 नंबर के सवाल में हम आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। आप लोगों को परमाणुओं की संख्या बताना है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोज का अणु सूत्र लिख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु है, हाइड्रोजन के 12 परमाणु है और ऑक्सीजन के 6 परमाणु है। इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 6। तो दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए
यहाँ पर फटाफट हम लोग 3 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दांतों को साफ करने के लिए किस दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को उस दंत मंजन का नाम बताना है। दोस्तों हमारे दांतों में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं वो होते हैं अम्लीय। हमारे दांतों में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं वो दोस्तों कैसे होते हैं? वो होते हैं अम्लीय। अम्लीय पदार्थों को हटाने के लिए, अम्लीय पदार्थों को मिटाने के लिए, उसके प्रभावों को कम करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग दोस्तों क्षार का प्रयोग करते हैं। किसका? तो क्षार का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जब हम सभी क्षार का प्रयोग करते हैं तो क्षार के प्रयोग करने से हमारे दांत पर उपस्थित जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, जो अम्लीय कण होते हैं, वो दोस्तों नष्ट हो जाते हैं, वो दोस्तों मिट जाते हैं और हमारा जो दांत होता है वो दोस्तों बच जाता है। ठीक है, हमारा दांत दोस्तों सुरक्षित हो जाता है, हमारे दांत में कोई भी अम्लीय पदार्थ नहीं रह पाता। तो आप लोगों का जो दंत मंजन होता है ना वो होता है क्षारीय प्रकृति का। कैसा? तो क्षारीय प्रकृति का। जब आप मंजन से मुंह को धोते हैं तो दोस्तों आपका जो मुंह होता है, आपका जो दांत होता है वो साफ हो जाता है, क्योंकि मंजन में उपस्थित क्षार की जो मात्रा होती है वो आपके दांत में उपस्थित अम्ल की मात्रा को कम कर देती है या फिर उसको नष्ट कर देती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बताइए तो तीसरा करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा का सही आंसर होगा क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कभी आप लोग मंजन का टेस्ट करके देखिएगा। जब आप सभी मंजन का या फिर जब आप दोस्तों कोलगेट का पेस्ट का, जो कोलगेट का पेस्ट होता है ना, उसका जब आप टेस्ट करोगे ना तो वो दोस्तों या तो आप लोगों को थोड़ा सा नमकीन प्रतीत होगा या फिर थोड़ा सा आप लोगों को कड़वा प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करके आते हैं हम लोग अगले नंबर के सवाल में। यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नाम है वो है सूक्ष्मदर्शी। नाम क्या है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म वस्तुओं का दर्शन, एक ऐसा यंत्र जो कि सूक्ष्म कणों का दर्शन कराता है। एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा मशीन जिसकी सहायता से छोटे छोटे वस्तुओं को देखा जाता है, छोटे छोटे कणों को साफ साफ देखा जाता है, उसी को दोस्तों सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब करके बनाता है। ठीक है, जो अवतल दर्पण होता है वो दोस्तों किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों जब अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो इस प्रकार से आप लोग यह समझना कि उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से उत्तल लेंस पूछा है क्योंकि आपने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में ये पढ़ा होगा कि जो अवतल दर्पण होता है वही दोस्तों उत्तल लेंस होता है, और जो दोस्तों उत्तल दर्पण होता है वही अवतल लेंस होता है। जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्तल लेंस में भी किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। और आप लोगों से पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर यंत्र है वो है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कहने का मतलब सूक्ष्म वाली वस्तुओं को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, जिस यंत्र की सहायता से हम लोग सूक्ष्म कणों वाले वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं उसी को सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी दोस्तों छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे जो वस्तु होते हैं उनको बड़ा कैसे करता है? तो बाबू उनको बड़ा करता है उत्तल लेंस के कारण। उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस ही किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, उसके वास्तविक आकार से दोस्तों वो काफी बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखेंगे। आप इसको ऐसे समझना ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए सूक्ष्मदर्शी है ना, सूक्ष्मदर्शी कहने का मतलब है सूक्ष्म वस्तुओं का दर्शन। सूक्ष्मदर्शी कहने का मतलब है सूक्ष्म वस्तुओं का दर्शन, सूक्ष्म कणों का दर्शन। सूक्ष्म कणों का दर्शन साफ साफ कैसे हो पाता है? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। कैसे हो पाता है? क्योंकि उसमें दोस्तों एक लेंस लगा होता है, उस लेंस की सहायता से ही दोस्तों हम छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को, छोटे छोटे वस्तुओं को साफ साफ देख
पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वह लेंस छोटे छोटे कणों को बड़ा करके दिखाता है, छोटे छोटे वस्तुओं को उनके वास्तविक आकार से बृहद करके दिखाता है, आवर्धित करके दिखाता है, तब जाकर दोस्तों हम लोग छोटे छोटे कणों को देख पाते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आप सभी यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी में लगने वाला जो लेंस है, सूक्ष्मदर्शी में लगा हुआ जो लेंस है, वो क्या करता है कि सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने का प्रयास करता है। सूक्ष्म जो कण होते हैं, सूक्ष्म जो पदार्थ होते हैं, उनको बड़ा करके दिखाने का प्रयास करता है। और बड़ा कर पाने में कौन सा लेंस सक्षम होता है? बड़ा कर पाने में जो लेंस सक्षम होता है वो होता है उत्तल लेंस। क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण का ही उल्टा होता है उत्तल लेंस। इसलिए उत्तल लेंस भी दोस्तों किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब भी बनाएगा, किसी वस्तु के आकार को बड़ा करके ही दिखाएगा। तो आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है। चलिए, एक भी प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? सपोषी, मृतपोषी, परजीवी या इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो हरे पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं से ही अपने भोजन को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर दोस्तों हम लोग पेड़ पौधों के पोषण का, तो उनमें पोषण की जो विधि होती है वो होती है स्वपोषी। कैसा? तो स्वपोषी। क्योंकि पौधे, पेड़ पौधे, जो वृक्ष होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, ठीक है। किसी पर भी आश्रित नहीं रहते, किसी पर भी बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहते। इसलिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 6 नंबर के सवाल में चले तो कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आप लोगों को उभयलिंगी जंतु का नाम बताना है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न 2014, 2011, 2019, 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका उत्तर अगर पता नहीं होगा तो आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर क्या होगा बताइए तो? कौन उभयलिंगी जंतु होता है? उभयलिंगी कहने का मतलब जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का लिंग हो, उसी को उभयलिंगी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मछली, बकरी, शेर, ये सब बिल्कुल भी उभयलिंगी नहीं है। बल्कि बात करें केचुआ का, तो केचुआ एक प्रकार का दोस्तों उभयलिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7 नंबर के सवाल में आते हैं तो पूछा गया है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो एक डायोप्टर होता है, जो एक डायोप्टर होता है वो दोस्तों बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। कितना के? तो 100 सेंटीमीटर के। एक डायोप्टर या तो दोस्तों बराबर होता है 1 मीटर के या फिर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। जब हम 1 मीटर को तोड़ेंगे सेंटीमीटर में तो क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर आएगा। आप लोगों से पूछा गया है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो फोकस दूरी है वो किस लेंस का है? वो है दोस्तों उत्तल लेंस का। फोकस दूरी जो लिया गया है वो किस लेंस का लिया गया है? तो दोस्तों वो लिया गया है उत्तल लेंस का। और आप सभी को पता है दोस्तों कि उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक। इसलिए यहाँ पर हमारा जो लेंस की क्षमता होगी वो भी कैसा होगा? तो धनात्मक। लेंस की जैसी फोकस दूरी होती है वैसा ही उसका क्षमता प्राप्त होता है। अगर लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा तो क्षमता भी दोस्तों नेगेटिव प्राप्त होगा। अगर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा तो उस लेंस की क्षमता भी धनात्मक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बात करें उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है दोस्तों धनात्मक। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सभी 100 सेंटीमीटर को याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। पूछा गया है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग फटाफट बताएंगे, समय आप लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। फटाफट बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घेगा। क्या होगा? घेगा। इसी को थायराइड भी कहा जाता है या फिर ग्वाइटर भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो
है दोस्तों घेघा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो है दोस्तों कौन, तो मधुमेह। विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो है दोस्तों कौन, तो स्कर्वी। और यहाँ पर बात करें एड्स का, तो एड्स होता है यौन क्रिया के कारण, यौन क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाला जो रोग है उसी को दोस्तों एड्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 9 नंबर के सवाल में। ठीक है, पूछा जा रहा है सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सपोषी पोषण के लिए अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संपादन के लिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल और फिर दोस्तों उसके बाद सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर क्या होता है तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और नीचे होता है क्लोरोफिल, नीचे भैया क्या होता है तो क्लोरोफिल। इन 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दोस्तों जल, तीसरा प्रकाश, किसका प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और चौथा क्लोरोफिल। जब ये 4 घटक उपस्थित रहते हैं तब जाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन हो पाता है। अगर इन चारों में से कोई भी अगर एक घटक नहीं रहा तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो दोस्तों रुक जाएगी, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर है पर्णहसित यानी कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल नहीं है, तो यहाँ पर होगा इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी। तो याद रखेंगे सपोषी पोषण के लिए आवश्यक सभी होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 10 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर जो किलोमीटर के ऊपर 8 है वो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम किलोमीटर लेंगे ना बाबू तो किलोमीटर के लिए हमारा हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर पर सेकेंड के साथ क्या दिया है 10⁸ दिया है, तो 10⁸ के लिए बिल्कुल तो राइट आंसर होगा नहीं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर मीटर का, तो मीटर के लिए राइट हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है दोस्तों 1000 मीटर। ये 3 गो जो जीरो है ना वो दोस्तों 10⁵ में आकर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल कितना तो 10⁸। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 11 नंबर के सवाल में, मछली का श्वसन अंग है, मछली का श्वसन अंग इन चारों में से कौन है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा बताइए, मछली अपने किस अंग की सहायता से सांस लेती है। तो सही आंसर होगा गिल्स। मछली गिल्स की सहायता से ही सांस ले पाती है, क्योंकि गिल्स पानी के लिए उपयुक्त होता है, पानी के लिए दोस्तों लाभदायक होता है, इसलिए मछली पानी में सांस ले पाता है, पानी में उसे सांस लेने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। लेकिन दोस्तों अगर आप उस मछली को पानी से बाहर निकाल के जमीन पर रख दीजिएगा तो उसको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उसका जो गिल्स होगा, उसका जो गलफड़ा होगा वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से अगर हमें भी कोई पानी में डुबा दे, हमारे नाक को कोई पानी में डुबा दे, तो दोस्तों ऐसे में हम बिल्कुल भी सांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे को बाबू हम सभी को सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है तो फेफड़े की, और फेफड़ा बिल्कुल भी पानी में काम नहीं करता, बल्कि वो दोस्तों खुले वायु में काम करता है। ठीक है, सबको ईश्वर ने उसके प्रकृति के अनुसार ही बनाया है। ठीक है, चलिए जिसमें वो अनुकूल हो। जो मछली है वो पानी के लिए अनुकूल है, इसलिए भगवान ने मछली को पानी के लिए ही बनाया है। पानी के जो भी देखिए मछली जो जीव है वो पानी के लिए अनुकूल है, तो उसकी अनुकूलता के आधार पर ही भगवान ने मछली को पानी में जन्म दिया है। ठीक है, मछली को इस तरीके से बनाया है। हम सभी धरती के लिए अनुकूल है, हम सभी स्थलीय जीव है, हम सभी दोस्तों स्थल के लिए अनुकूल है, इसलिए भगवान ने हम सभी के शरीर का जो निर्माण किया है वो धरती के अनुकूल ही किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है,
श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है, जब बाबू हमारे शरीर में ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। याद रहे यहाँ पर अंतिम पूछा है, अंतिम यानी कि जो अंतिम उत्पाद होता है वो दोस्तों कहाँ बनता है? जो अंतिम उत्पाद बनता है वो कहाँ बनता है? वो बनता है हमारे शरीर के कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे शरीर के कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ही दोस्तों ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद बनता है। तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। डी आपका राइट होगा। यहाँ 13 नंबर सवाल है, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रम का मान आप लोगों से पूछा गया है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वायवीय श्वसन से, जी हाँ दोस्तों, वायवीय यानी कि ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन से, वायवीय श्वसन को ही ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। वायवीय श्वसन एक ऐसा श्वसन है जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो पाता है। जब इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो पाता है तो दोस्तों ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण होने के कारण ही ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होती है। अधिक मात्रा में एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। कितने अणुओं का निर्माण होता है? तो दोस्तों 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। कितना? तो 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से 2 एटीपी अणुओं का ही निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कहाँ 2 एटीपी और कहाँ 36 एटीपी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जब वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वायवीय श्वसन ही अधिक ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। वायवीय श्वसन में ही दोस्तों अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर में हम लोग आते हैं। इसमें पूछा गया है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन, तो दोस्तों कोशिकीय ईंधन है ग्लूकोज, क्योंकि हमारे शरीर के कोशिकाओं में ही ग्लूकोज किसके साथ ऐड होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दोस्तों ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हमारे शरीर के कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में हो पाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर में, फोटोग्राफी कैमरा अभिदर्शक होता है। फोटोग्राफी कैमरा में किस प्रकार का लेंस होता है या दर्पण होता है, आपको यही बताना है। तो दोस्तों देखिए, फोटोग्राफी कैमरा में बिल्कुल भी दर्पण नहीं होता, बल्कि दोस्तों उसमें लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा में जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लगा होता है, आप लोगों को यही बताना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तल। क्या? तो उत्तल। फोटोग्राफी कैमरा में जो लेंस लगा होता है वो लगा होता है दोस्तों उत्तल, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए यहाँ पर 17 नंबर सवाल है, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में आप लोगों को फास्फेट की संख्या बताना है। तो राइट आंसर होगा 3, क्योंकि एटीपी में टोटल जो फास्फेट होते हैं वो होते हैं 3। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधों के किस भाग में होता है, आपको यही बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पेड़ पौधों में बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होता है वो होता है दोस्तों खास करके पत्ता में। किसमें? तो खास करके पत्ता में। ऐसे तो पेड़ पौधों के सभी भागों से ही बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन बात करें दोस्तों पत्ती का, तो पत्ती से अधिक मात्रा में होता है, काफी रफ्तार से होता है, काफी तेजी से होता है। ठीक है, क्योंकि पत्तियों में दोस्तों खुले रंध्र होते हैं। पत्तियों में इतना रंध्र होता है, इतने दोस्तों पत्ती में रंध्रों के लिए स्थान होता है, जिससे जल की बूंदें अच्छे से बाहर निकल पाती है। जो जल होती है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चली जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। ठीक है, पेड़ पौधों के 80 से लेकर 90%, पेड़ पौधों के 80 से लेकर 90% जल का निष्कासन बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही होता है। दोस्तों पेड़ पौधे मिट्टी के रिक्त स्थानों में उपस्थित जल का जितना मात्रा में संचयन करते हैं, उस पूरे मात्रा में से केवल दोस्तों 10 या 15% जल का ही उपयोग अपने प्रकाश संश्लेषण या फिर किसी अन्य कामों के लिए करते हैं। ठीक है,
पेड़ पौधे, बात को समझना, पेड़ पौधे या फिर वृक्ष मिट्टी के रिक्त स्थानों में उपस्थित जल का अवशोषण जितनी मात्रा में करते हैं, तो दोस्तों उसमें से केवल जितनी मात्रा में पेड़ पौधों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, तो दोस्तों उस मात्रा में से केवल 10% जल का उपभोग ही पेड़ पौधे अपने भोजन को बनाने के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए करते हैं। बाकी का जो शेष 90% होता है उसका निष्कासन दोस्तों बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा हो जाता है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल का जो निष्कासन है वो दोस्तों हो जाता है, आप सभी याद रखेंगे। और इसके लिए जो सहायक होता है वो कौन होता है, वो होता है पत्ती, ठीक है, पत्ती होता है, आप लोग याद रखेंगे। बाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण ही पेड़ पौधों को ठंडक का एहसास होता है, पेड़ पौधों को ठंडक महसूस होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम 19 नंबर में आते हैं, पूछा गया है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो राइट आंसर होगा पानी। दोस्तों सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है वो होता है दोस्तों निर्वात का, उसके बाद होता है हवा का, उसके बाद होता है बर्फ का, उसके बाद होता है पानी का, पानी के बाद हो जाएगा अन्य पदार्थों का। तो इसमें दोस्तों हम लोग तुलना करते हैं किरोसिन, बेंजीन और तारपीन में, ठीक है। जब हम तारपीन, बेंजीन और किरोसिन में तुलना करेंगे तो दोस्तों पानी का जो अपवर्तनांक होगा वो बहुत ही कम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। दोस्तों जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो टिड्डा होता है, जो पतंगी होता है, जो काकरोच होता है, उसमें ही खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल भी बंद परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अच्छा अगर कोई आप लोगों से पूछे कि छोटे छोटे जीवों में, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में या छोटे छोटे कीट पतंगों में खुला परिसंचरण क्यों पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इनमें बिल्कुल भी हेमोग्लोबिन नहीं होता, इनके रक्त में बिल्कुल भी हेमोग्लोबिन नहीं होता, जिसके कारण जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है वो इनके पूरे शरीर में फैल सके। दोस्तों हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में जो सहायक होता है वो होता है दोस्तों कौन, तो वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं, हेमोग्लोबिन, गलती से हमने ऑक्सीजन बोला। हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में जो सहायक होता है वो होता है हेमोग्लोबिन, और हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के फेफड़ों तक पहुंचाने में जो सहायक होता है वो होता है दोस्तों हेमोग्लोबिन ही। लेकिन हेमोग्लोबिन बिल्कुल भी दोस्तों छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों में या फिर कीट पतंगों में नहीं पाया जाता है, इसलिए इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये दोस्तों अपने शरीर के छिद्रों के माध्यम से, इनके शरीर में दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र होता है, और इनमें क्या होता है, इनमें दोस्तों पतला पतला नली होता है, उसमें छिद्र होता है, इन छिद्रों के माध्यम से ही दोस्तों ये सांस लेते हैं, और सभी अंगों को, इनके शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन की प्राप्ति हो पाती है पर्याप्त रूप से, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए तो पादप में, पेड़ पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो पौधों में, बताओ तो बाबू बताइए। पादप यानी कि पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो भैया भोजन के लिए। किसके लिए, भोजन के लिए। फ्लोएम ऊतक के द्वारा ही पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में भोजन का स्थानांतरण हो पाता है, भोजन पहुंच पाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बी। अगर आप दोस्तों परीक्षा में भूल जाए तो याद रखेंगे फ से फूड, फ्लोएम है ना, तो फ्लोएम में जो फ है तो फ से आप बनाना फूड, और फूड का मतलब क्या होता है, फूड का मतलब होता है भोजन। फ्लोएम तंतु, फ्लोएम ऊतक पेड़ पौधों के सभी भागों में पत्तियों से भोजन पहुंचाने का काम करता है, जबकि जाइलम पेड़ पौधों के सभी भागों में जल को पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम दोस्तों क्या करता है कि पेड़ पौधों के सभी दिशाओं में ही दोस्तों वो भोजन को पहुंचाने का काम करता है, लेकिन बात करें जाइलम का, तो जाइलम दोस्तों केवल एक ही दिशा में जल को पहुंचाने का काम करता है, जिसको हम ऊपरमुखी दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपरमुखी दिशा बोलते हैं। चलिए
नेक्स्ट है 22 नंबर के सवाल में, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो परितारिका। हमारे आंख में दोस्तों जो रंग बदलता है वो किसके कारण बदलता है? वो बदलता है परितारिका के कारण, जिसको अंग्रेजी में आइरिस भी कहा जाता है। अगर आप लोगों के ऑप्शन में परितारिका ना रहे, आइरिस रहे, तो आप आइरिस ही बताना दोस्तों। बीमार पड़ने पर हमारे आंख का जो रंग होता है वो दोस्तों हो जाता है पीला, या फिर जब हमारे आंखों में चोट लग जाता है तो हमारा जो आंख का रंग होता है वो हो जाता है लाल, या फिर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हमारा जो आंख होता है वो हो जाता है दोस्तों काला। तो हमारे शरीर के नेत्र में रंग का जो बदलाव होता है वो होता है परितारिका के कारण ही। तो आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। यहाँ पर अगला प्रश्न है 23 नंबर में, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों याद रखना 120 दिनों का। कितने दिनों का? तो 120 दिनों का। ठीक है, 4 मंथ का होता है इनका जो अवधि होता है, इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 4 महीनों का। ठीक है, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, चलिए 24 नंबर में आते हैं। तो पूछा गया इसमें, अगर पूछा जाए दोस्तों आप लोगों से, अगर प्रश्न कर दिया जाए कि WBC का जीवन अवधि कितने दिनों का होता है, तो आप क्या बताओगे? WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका जो जीवन अवधि होता है वो कितने दिनों का होता है? तो 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिनों का ही दोस्तों इनकी अवधि होता है, इनका समय होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं? यकृत में जाकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर बात करते हैं 24 नंबर में। पूछा गया है किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता? तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे मक्खी को। ठीक है, मक्खी में बिल्कुल भी हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि मक्खी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसलिए इसमें हेमोग्लोबिन की कोई भी दोस्तों जरूरत नहीं है। इसमें हेमोग्लोबिन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक है। आप बताओ तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। प्रबलता छोड़ो ना, आप लोगों को पता है ना दोस्तों, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो जब विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा की प्रबलता का भी मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक भी एम्पियर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने वाला कौन है? तो हेमोग्लोबिन। बाबू, हेमोग्लोबिन किस में होता है? तो आरबीसी में। हेमोग्लोबिन किस में उपस्थित रहता है? लाल रक्त कणिकाओं में, यानी कि आरबीसी में। तो यहाँ पर हेमोग्लोबिन नहीं दिया है, आप सभी आरबीसी को मारना, क्योंकि आरबीसी में ही हेमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित रहता है प्रोटीन के रूप में। ठीक, चलिए यहाँ पर बात करते हैं 27 नंबर के सवाल में। पूछा गया है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में टोटल कितने चैम्बर होते हैं, कितने बेस में होते हैं? तो सही आंसर होगा 4। 2 होता है अलिंद और 2 होता है दोस्तों नीलय। 2 क्या होता है? 2 अलिंद होता है और 2 होता है दोस्तों नीलय। इसको क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दाया अलिंद, ये हो जाएगा बाया अलिंद, ये हो जाएगा दाया नीलय और ये हो जाएगा बाया नीलय। ठीक है, 4 कोष्ठक 4 बेस में होते हैं। तो आप सभी ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखिएगा कितना? तो आप लोग याद रखिएगा 4, यानी कि डी। बात करते हैं 28 नंबर में। पूछा गया है 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर में, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? बताओ तो, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों हमारा खून लाल रंग का दिखाई देता है? तो राइट आंसर होगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर का जो रंग होता है, हमारे शरीर के रक्त का, शरीर का ना, हमारे शरीर के रक्त का, हमारे शरीर के रक्त का जो रंग होता है वो होता है लाल। और हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, रक्त का निर्माण होता है किसकी सहायता से? तो प्लाज्मा और प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा है दोस्तों तरल पदार्थ है, और जो
ठोस पदार्थ है वो हो जाएंगे कौन कौन, तो वो हो जाएंगे दोस्तों ठोस पदार्थ के रूप में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठोस पदार्थ के रूप में होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिनको पट्टिकाणु भी कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों द्रव्य पदार्थ का, तो द्रव्य पदार्थ के रूप में हो जाएंगे कौन, तो वो हो जाएंगे दोस्तों द्रव्य पदार्थ के रूप में प्लाज्मा। ठीक है, चलिए प्लाज्मा रंगहीन होता है। प्लाज्मा का दोस्तों जो रंग होता है वो सफेद या फिर हल्का पीला होता है, याद रखिएगा। प्रश्न आएगा कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो आप सफेद या फिर हल्का पीला बताना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है कितना। तो दोस्तों प्रकुंचन दाब होता है कितना, प्रकुंचन होता है 120 और अनुशीतलन यानी कि थिथिलन जो दाब होता है वो होता है 80। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 31 नंबर में, दिक् सूचक की सुई होती है। तो दोस्तों दिक् सूचक की जो सुई होती है वो होती है क्षण चुंबक, यानी कि जो दिक् सूचक होता है वो होता है किस प्रकार का, तो वो होता है दोस्तों चुंबकीय प्रकार का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए नहीं बी होगा। बी में क्या है, क्षण चुंबक। ठीक है, द्युक सूचक सुई कैसा होता है, तो क्षण चुंबक होता है। तभी जाकर दोस्तों यह क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आते ही अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है। जैसे ही दोस्तों विद्युत क्षेत्र का गुण प्रकट होता है, जैसे ही विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न होता है, तो यह दोस्तों अपने आप में परिवर्तन करना शुरू कर देता है, अपने दिशा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है। तो आप लोग याद रखेंगे क्षण चुंबक। 32 नंबर में आए तो कहा गया है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही दोस्तों वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो याद रखेंगे बी को। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर में, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है किससे, तो वो दोस्तों संबंधित है उत्सर्जन से। वृक्क का मतलब होता है किडनी। किडनी की सहायता से ही दोस्तों हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हो पाता है। अगर हमारे शरीर में किडनी काम ना करे, अच्छे से वर्क ना करे, तो ऐसे में दोस्तों हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा उत्सर्जन तंत्र का जो सबसे एक महत्वपूर्ण भाग है वो है दोस्तों कौन, तो वृक्क यानी कि किडनी। तो राइट आंसर होगा सी। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में गर्म तार का रंग कैसा होता है। गर्म तार का रंग कैसा होता है दोस्तों बताइए। तो देखिए आप लोग इसको ऐसे समझना, जब भी कोई मनुष्य क्रोधित होता है तो लोग क्या बोलते हैं, देखो गर्म आ गई, नहीं लोग बोलते हैं। जब भी कोई मनुष्य किसी पर क्रोधित होता है या गुस्सा करता है तो लोग ना बोलते हैं गर्माई ब ठंडा जा काहे गर्मात रह, ना लोग बोलते हैं। तो दोस्तों लोग नहीं कहते हैं एक खून में गर्मी भइल बा ज्यादा यही से गर्मात हटे, ना लोग बोलता है कि एक खून में गर्मी भइल बा। तो दोस्तों जो खून होता है वो कैसा होता है, वो होता है लाल रंग का। कैसा होता है, लाल रंग का। तो जब खून होता है लाल रंग का और आदमी क्रोधित होने पर गर्मा जाते हैं, यानी कि ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, भाव के रूप में ऐसा बोल दिया जाता है कि बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गर्म ना, तो गर्म तार का रंग पूछा है। तो जब हम गर्म होते हैं, जब हम किसी पर क्रोधित हो उठते हैं, तो ऐसे में हमारा जो शरीर का खून होता है वो खौलता है। ठीक है, खोलेगा कब, जब वो गर्म होगा। बिना गर्म होले तो खोल नहीं सकता। खून है किस रंग का, तो लाल रंग का। तो आप दोस्तों यहाँ पर बताना लाल। क्या बताओगे, लाल। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी याद रखना, ठीक है। और जो ठंडा तार होता है, ठंडा, वो कैसा होता है, वो होता है हरा। आप लोग याद रखेंगे। अर्थिंग वाला तार कैसा होता है, जिसे पृथ्वी से जोड़ा जाता है। पृथ्वी से जो जिस तार को जोड़ा जाता है, जिस तार को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, उस तार का रंग कैसा होता है, तो काला। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसके लिए, तो दोस्तों अर्थिंग वाले तार के लिए। यहाँ पर अगला प्रश्न है, देख सकते हैं 35 नंबर में, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग आप लोगों को बताना है। उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, जिस अंग की सहायता से हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, उसी को उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा वृक्क, क्योंकि वृक्क की सहायता से ही, किडनी की सहायता से ही हमारे शरीर से अपशिष्ट या फिर अपशिष्ट यानी कि बेकार पदार्थों का, प्रदूषित पदार्थों का, हानिकारक पदार्थों का निष्कासन हो पाता है। तो याद रखेंगे ए को।
36 नंबर के सवाल में देखें तो कहा गया है मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज के आकार का। सेम का जो बीज होता है ना वैसा ही दोस्तों हमारे किडनी का आकार होता है। सेम का बीज कैसा होता है, तो ऐसा होता है। ऐसा ही आकार का दोस्तों हमारा किडनी भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, तो दोस्तों वक्र होती हैं, वक्र। ठीक है, वक्र, वो भी बंद बंद वक्र होती है, बंद वक्र, ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, फिर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ये होता है नॉर्थ पोल। देखिए बाहर होता है नॉर्थ और यहाँ पर होता है साउथ, यानी कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और अंदर दोस्तों ये हो जाएगा, हाँ देखिए उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, फिर दक्षिण ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। यहाँ पर भी एन ऐसी होगा। ये बंद रेखाएं होती है, बंद वक्र रेखाएं होती है। देख सकते हैं रेखा कैसा है, तो वक्र है, बिल्कुल भी सीधा नहीं है। तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए को। यहाँ पर अगला प्रश्न है 38 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलता है, मैंने आप लोगों को अभी बताया दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो दोस्तों हमेशा और हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से निकलती है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती है और चुंबक के अंदर वो दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो आप लोग उत्तरी ध्रुव को बताना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है। 39 नंबर सवाल है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर, चुंबक के भीतर पूछा है ना, तो दोस्तों चुंबक के भीतर पूछा है तो हाई है नॉर्थ, हाई है साउथ। ये हो गया बाहर के लिए। अंदर के लिए होगा साउथ से नॉर्थ। कैसा, तो साउथ से नॉर्थ। उत्तर से निकलकर दक्षिण में प्रवेश करेगा और अंदर में दक्षिण पोल से यानी कि साउथ पोल से उत्तर पोल में प्रवेश करेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो आप लोग याद रखना दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। कहाँ से कहाँ तक, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फटाफट 40 नंबर में आते हैं। पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। बाबू आप जो भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देख रहे हैं, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी परस्पर आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ए को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर में गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है। इसका जो जमाव होता है, इसका जो कलेक्शन होता है वो कहाँ होता है, तो दोस्तों मूत्राशय में। मूत्राशय एक प्रकार का दोस्तों थैली होता है नाशपाती के आकार का, इसी में दोस्तों मूत्र का संचयन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर में मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, आप लोगों को यही बताना है। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है बाबू वो होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर में सीएनजी का पूरा रूप क्या है। सीएनजी का पूरा रूप आप लोगों को बताना है। सीएनजी का पूरा नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल किस धातु से मिलकर बना होता है, तो याद रखेंगे सिलिकॉन धातु से। किस धातु से, सिलिकॉन धातु से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर में दोस्तों मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। मानव मस्तिष्क का, मनुष्य के मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों 1.5 किलो में 100 ग्राम कम, यानी कि 1.4 किलोग्राम। कितना, 1.4 किलोग्राम। ठीक है, आप लोग याद रखना 1 किलो 400 ग्राम। अगला प्रश्न है 47 नंबर में मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आप लोगों को बताना है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है उसका नाम है दोस्तों न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न आएगा कि ब्रिक यानी कि किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो आप बताना नेफ्रॉन। क्या बताओगे? नेफ्रॉन। किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है वो कौन है? तो वो है दोस्तों नेफ्रॉन। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इसमें, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवाश्म ईंधन से। किससे? जीवाश्म ईंधन से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 49 नंबर में आते हैं। पूछा गया है ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? आप सभी को बताना है दोस्तों कि किस हार्मोन की सहायता से पेड़ पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो राइट आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एब्सिसिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिसिक यानी कि सिसिक का मतलब होता है सिकुड़ना। सिसिक का मतलब सिकुड़ना यानी कि मुरझाना। तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ट्रिक से पकड़ सकते हैं। ठीक है, सोडिया यानी कि सोडियम, सोडा यानी कि सोडियम। पूछा गया है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अगर आप सभी सूत्र को भूल चुके हैं तो आप ट्रिक के माध्यम से पता कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को ट्रिक पता है और आप नहीं जानते हैं कि धोबिया, देखिए आप लोगों को ट्रिक नहीं, अगर आप लोगों को दोस्तों धोबिया सोडा का अणु सूत्र पता है और आप दोस्तों नहीं जानते कि धोबिया सोडा का अणु सूत्र क्या होता है, पता है लेकिन आप कंफर्म नहीं है कि क्या होता है, तो मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं। ठीक है, देखिए धोबिया सोडा है ना, धोबिया सोडा बोलिए या फिर आप धोवन सोडा बोलिए, बात एक ही हुआ। धोबिया सोडा बोलिए या फिर आप धोवन सोडा बोलिए, दोनों का बात एक ही हुआ। धोवन यानी कि धोना, धोना देखिए धोबिया हो या धोवन हो, दोनों का मतलब क्या होता है? धोबिया हो या फिर धोवन हो, दोनों का मतलब होता है धोना। धोबी भी कपड़ा धोता है, समझना बाबू। देखिए धोबी भी कपड़ा धोता है, और जब हम लेते हैं धोवन तो धोवन का मतलब भी होता है कपड़ा धोना। क्या धोना? कपड़ा धोना। धोबिया का संबंध किससे लेंगे? तो कपड़ा धोने से। तो दोस्तों जैसा ही कपड़ा में क आएगा ना, जैसा ही कपड़ा में, आपने इतना जाना धोबिया सोडा, सोडा का मतलब सोडियम। ठीक है, सोडियम। कपड़ा धोना, ठीक है, जैसा ही धोबिया से कपड़ा बनाएंगे, धोबी क्या करता है? कपड़ा धोता है। धोने का मतलब कपड़ा धोना। तो हम क्या करेंगे कि कपड़ा में आने वाला जो क है, कपड़ा में आने वाला जो क है, इसी क से क्या बनाएंगे? कार्बोनेट। क्या बनाएंगे? कार्बोनेट, ना कि बाइकार्बोनेट। क्या बनाएंगे? कार्बोनेट। तो आपका अणु सूत्र निकल कर आ जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 52 नंबर में आते हैं। पूछा गया है फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? फल को पकाने वाला जो हार्मोन है उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एथिलीन। एथिलीन ही फल को पकाने वाला हार्मोन है। इस हार्मोन की सहायता से पेड़ पौधों के जो फल होते हैं वो दोस्तों पक जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 53 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन करने का मतलब जिसमें दो अभिकारक संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करे, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है और दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जिसे कॉपर ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक, चलिए 54 नंबर में बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो बाबू इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है मधुमेह, यानी कि दोस्तों डायबिटीज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी। 55 नंबर सवाल में पूछा गया है आप लोगों से, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बताओ, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है। तो यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है कौन? तो दोस्तों वो है यकृत। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं 56 नंबर के सवाल में। पूछा गया है आप सभी से, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण में क्या होता है बताओ?
ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है बाबू? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो आप देखिए तो किस किस में ऑक्सीजन का संयोग होगा? देखिए, दहन यानी कि जलने के लिए भी ऑक्सीजन का संयोग होगा, श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन का संयोग होगा, और पेट में भोजन के पाचन के लिए भी ऑक्सीजन का संयोग होगा। लेकिन बात करें यहाँ पर दोस्तों अवक्षेपण का, तो अवक्षेपण का बिल्कुल भी संयोग नहीं होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अवक्षेपण की क्रिया में ऑक्सीजन का संयोग किसी से नहीं हो पाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। यहाँ पर 57 नंबर में कहा गया है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। बताओ, पुष्प वाले पौधों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा बताओ तो? पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, तना के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों फूलों के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? फूलों के द्वारा होता है। ट्रिक के माध्यम से आप समझना, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है पुष्पी पौधों में, पुष्पी यानी कि पुष्प, पुष्प यानी कि फूल, पुष्प का मतलब फूल। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो लैंगिक जनन होगा वो किसके द्वारा होगा? तो फूलों के द्वारा होगा, ठीक है। चलिए 58 नंबर में बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है, आप बाबू देख सकते हैं, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होकर संयोग कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। जब भी दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, जब भी साग सब्जी या फिर पेड़ पौधों के पत्तियां विघटित हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों उनसे काफ़ी मात्रा में क्या होता है? काफ़ी मात्रा में धुआं निकलता है, क्योंकि ये सभी आपस में सड़ गल कर ताप की उत्पत्ति करते हैं, टेम्परेचर की उत्पत्ति करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या? तो ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। किस रूप में? तो टेम्परेचर के रूप में, ताप के रूप में। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। यहाँ पर अगला प्रश्न है, पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुमंग। स्त्री का पुष्प का नर भाग कहलाता है पुमंग, और पुष्प का जो स्त्री भाग होता है, जो मादा भाग होता है, वो कहलाता है क्या? तो स्त्री कैंसर, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों याद रखेंगे स्त्री कैंसर को ही जयांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया जस्ट दोस्तों पहले प्रश्न में ही कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा और हमेशा सीधा होता है, उल्टा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो दोस्तों सीधा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा, सीधा नहीं, उल्टा, केवल उल्टा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आप लोगों को बताना है। तो याद रखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीड क्लोराइड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 62 नंबर में है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि हजामत के लिए हमेशा और हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तुएं जो होते हैं या फिर अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो काफ़ी बड़ा और साफ साफ बनता है। तो दोस्तों आप सभी याद रखेंगे कि हजामत के लिए जो दर्पण उपयुक्त में होगा वो होगा अवतल। कौन सा? तो अवतल, याद रखेंगे ए को। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर के सवाल में, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो कि भोजन को पचाने में काफ़ी सहायता करता है? तो वो है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब भी हम भोजन के साथ कीटाणु वाले पदार्थों को अंदर ले लेते हैं, बेकार पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को, या फिर वर्ज्य पदार्थों को, या फिर हानिकारक कीटाणुओं को अपने शरीर में ले लेते हैं, तो वे सभी के सभी पदार्थ, वे सभी के सभी छोटे मोटे हानिकारक जीव प्राणी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव में आते ही नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र होता है क्या?
1/f बराबर 1/v बटा 1/u, इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र पूछेगा तो लेंस सूत्र में हो जाता है प्लस के स्थान पर माइनस। क्या होता है प्लस के स्थान पर माइनस। ठीक है, चलिए 66 नंबर में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। 66 नंबर छूट चुका है हमसे, 66 नंबर। चलिए 67 में आते हैं। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती हैं? धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई और केंद्र में। धातुएं आवर्त सारणी में बाई और केंद्र में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश गमन कैसे करता है? प्रकाश गमन दोस्तों हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में ही करता है, सरल रेखीय पथ पर ही करता है। प्रकाश के किरणों का जो पथ होता है वो कैसा होता है? वो होता है सतत और दोस्तों सरल रेखीय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर कोना मिल रहा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप सभी ट्रिक के माध्यम से समझिएगा। किस में मिल रहा है? देखिए ये है ना, तो इसमें ऊ है, तो ऊ नहीं मिलेगा। ठीक ना, देखो किस में मिल रहा है। इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा इसमें क्या गया है? पूछा गया है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो अपसारी में है, अवतल में भी है, दोनों मैचिंग हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहेंगे और अभिसारी लेंस आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, जबकि बात करें अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को अपसरित करने का काम करता है, उसको फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी याद रखेंगे, कभी भी नहीं भूलिएगा, मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर बाय द वे आप लोगों से कंफ्यूजन हो जाए तो दोस्तों आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा कि किस में मैचिंग कर रहा है, तो भैया वो कर रहा है अवतल लेंस में, तो हम क्या करेंगे? अवतल लेंस को ले लेंगे। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पर अभिसारी है, तो अभिसारी में भी तो है, तो मैचिंग करेगा, तो क्या हम इसको अवतल बोलेंगे? तो नहीं। ठीक है, हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से बताते हैं, दोनों में है ना, यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए अपसारी है ना, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, अपसारी का मतलब होता है फैलना, अपसारी का मतलब फैलना, और अभिसारी का मतलब होता है सिकुड़ना, केंद्रित होना, किसी एक बिंदु पर मिलना। तो मिलाने का काम कौन करता है? उत्तल लेंस। फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि अपसारी लेंस कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 70 नंबर में, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनारस है। जी बाबू, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनारस है। सोनोरस क्यों है? सोनोरस इसलिए है क्योंकि स्कूल की घंटी से या फिर किसी अन्य धातु वाले पदार्थ से अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर में, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो निर्वात में, याद रखेंगे। निर्वात में, निर्वात किसको बोलते हैं? जहां पर हवा ना हो, जहां पर वायु ना हो। बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या होती है कितना? तो 26। लोहे की परमाणु संख्या होता है कितना? तो 26। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी को। अगला प्रश्न है 73 नंबर में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल कहने का मतलब प्रकाशीय स्रोत से आने वाले प्रकाशीय किरणों का जो चाल होता है, प्रकाशीय किरणों का, उनका चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी कारण दोस्तों प्रकाशीय किरण क्या होती है? बड़ विक्षेपण के कारण बट जाती है, क्योंकि इनका चाल अलग अलग हो जाता है अलग अलग माध्यमों में। अगला प्रश्न है 74 नंबर में, शुद्ध सोना है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का।
पाएगा। 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, लेकिन आप लोगों को 22 कैरेट का ही सोना दिया जाता है ताकि जो सोना है वो काफ़ी टूट ना सके। 24 कैरेट का सोना बिल्कुल भी दोस्तों किसी भी आकृति में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। अगर 24 कैरेट के सोने से कोई गहना या आभूषण बनाना हो तो नहीं बन पाएगा। 24 कैरेट से इसको कम किया जाता है मिश्रण करके, किसी अन्य तत्व को मिलाकर, किसी अन्य धातु को मिलाकर इसको 22 कैरेट करके 22 कैरेट और 2 कैरेट का कोई और दोस्तों धातु मिलाया जाता है, तब जाकर आभूषण का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 75 नंबर में है एल्केन का समान सूत्र। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। एल्किन का समान सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, आप देख सकते हैं CnH2n-2। तो आपका यहाँ पर पूछा गया है क्या, एल्केन का समान सूत्र, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 77 नंबर में, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक। आप लोगों को पता होगा कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है डायोप्टर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है। धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथाइन। कौन सा गैस, एथाइन दोस्तों। वेल्डिंग के लिए धातुओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एथाइन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। बेंडिंग की क्रिया में, याद रखना, वेल्डिंग की क्रिया में एक दूसरे धातुओं को आपस में जोड़ वेल्डिंग की क्रिया में एक धातु को दूसरे धातु में जोड़ने के लिए एथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है प्रकाश अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार sin I/sin r। ठीक है, sin I/sin r। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो राइट आंसर आप लोग याद रखना 1.33, यही होता है पानी का अपवर्तनांक। अगला प्रश्न है उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो साबुन। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। और दोस्तों जो पोटेशियम लवण होते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों क्या, सोडियम पोटेशियम दोस्तों साबुन कहलाता है। ठीक है, अब बाकी जो अमोनिया सल्फेट होता है ना, अमोनिया लवण, वो दोस्तों हो जाता है अपमार्जक। याद रखना अपमार्जक, लेकिन इसमें सोडियम है तो आप साबुन बताना। ठीक है, यहाँ पर 82 नंबर में है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में पाया जाने वाला जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। क्योंकि हमारे नेत्र में लगे हुए लेंस के कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उल्टा। उत्तल लेंस ही किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। मानव नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है दोस्तों वास्तविक एवं उल्टा। और आप सभी को पता है कि उत्तल लेंस ही किसी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगर आप कहिएगा कि जब हमारे नेत्र में किसी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो हमें सीधा क्यों दिखाई देता है, तो दोस्तों हमारा जो मस्तिष्क होता है वो हमें सीधा देखने की ही संवेदना प्रदान करता है। देखिए हमारे नेत्र से जुड़ा हुआ जो तंत्रिका ऊतक होता है, हमारे नेत्र से जुड़ा हुआ जो तंत्रिका ऊतक होता है वो मस्तिष्क को सीधा देखने की संवेदना प्रदान करता है, इसलिए हमारा मस्तिष्क किसी वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा ही दिखाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक और अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ को कहा जाता है प्रतिफल। तो आप सब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो आप सभी ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। 85 नंबर सवाल है शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण दोस्तों एक प्रकार
प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन के कारण ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर में, मेंडलीफ के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार लिया था वो किस आधार पर लिया था बताइए? तो वो लिया था किस आधार पर? तत्वों ने, आप इसको ऐसे समझना, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? तो दोस्तों मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण अपने आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था, ना कि परमाणु संख्या के आधार पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, मैंने अभी बताया, C6H12O6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। पोटेशियम तो नहीं है, लेकिन लिथियम और सोडियम है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों काटा जा सकता है? क्योंकि ये धातुएं काफ़ी कोमल होती है, काफ़ी नरम होती है, इसलिए इनको चाकू से काटना आसान होता है। ठीक है, चलिए 89 नंबर में आते हैं। पूछा गया है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग के सदस्य कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पर प्रथम वर्ग है ना, तो प्रथम वर्ग के लिए होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक इनमें से कौन होगा? इनमें से प्राकृतिक सूचक होगा हल्दी, और यहाँ पर मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, ये सभी दोस्तों हो जाएंगे कैसे सूचक? तो संश्लेषित, जिनको प्रयोगशाला के माध्यम से दोस्तों बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 91 नंबर में। इसमें कहा गया है, ओजोन के एक अणु में ओजोन का अणु सूत्र होता है O3। ठीक है, ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है? O3। पूछा गया है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो देख लीजिए कितना है, 3 है, 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? आधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो दोस्तों आधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय। इसमें समझिएगा, इसमें देखिए अ है ना, आधातु में क्या है? तो अ, तो मिलाओ, अ किस में मिल रहा है? अम्ल में मिल रहा है या फिर क्षार में? ट्रिक है, ट्रिक है। पूछेगा कि धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं, अधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो दोस्तों आप लोग ट्रिक से बताना। आधातु में क्या है? अ है, तो अ किस में मिल रहा है? दो ये होगा, या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा। तो दोस्तों जब हम अ को क्षार में मिलाएंगे, अ को जब हम छ में मिलाएंगे तो नहीं मैच करेगा, मैच ही नहीं करेगा। अ का मैच किस में हो रहा है? तो दोस्तों अम्लीय में जो आने वाला पहला लेटर अ है उसमें हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अधातुओं का ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय। अब बाकी जो बच गया क्षारीय वो हो जाता है धातुओं के ऑक्साइड। ठीक है, चलिए 93 नंबर में आते हैं। पूछा गया है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य अक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वर्ग 18 के तत्वों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आवर्त सारणी के वर्ग 18 के कुल जितने भी तत्व होते हैं वे सभी होते हैं अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर 94 नंबर में आते हैं। पूछा गया है, बूझा हुआ चूना है, बूझा हुआ चूना का जो अणु सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर में, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो बाबू आप लोगों को पता है कि आर्हेनियस के नियम के अनुसार सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछेगा क्षार क्या प्रदान करते हैं तो आप बताना हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, 96 नंबर में आते हैं। तो इसमें कहा गया है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 9, और नियॉन का 10, सोडियम का 11, आगे मैग्नीशियम का 12। तो आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। कैसा? 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है। और बात करें उदासीन विलयन का तो उसका पीएच मान होगा 7 के बराबर। तो आपका राइट आंसर 7 से कम होगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर में, निम्न में से कौन वन संपदा का एक उदाहरण है? बताओ।
इनमें से कौन एक वन संपदा का उदाहरण है? तो लकड़ी, क्योंकि दोस्तों भूमि तो सभी जगह है, भूमि में मिट्टी तो सभी जगह है, जल तो लगभग सभी जगह मिल ही जाता है, लेकिन लकड़ी सब जगह नहीं मिलता। लकड़ी कहाँ से प्राप्त होता है? लकड़ी दोस्तों हमें वनों से ही प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर में, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम। कितना? 5.6 से कम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5.5 होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 5.5, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लास्ट 100 नंबर में, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? बताइए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है बाबू। हमारे वायुमंडल में अधिक मात्रा में मशीनों के कारण, कारखानों के कारण, फैक्ट्रियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा बढ़ रही है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में बढ़ रही है, तो इसी से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके कारण कौन है? इसके कारण है दोस्तों मनुष्य। ठीक है, मनुष्यों के कारण ही जो वायुमंडल होता है, जो हमारा प्राकृतिक होता है, वो अपने संतुलन की स्थिति को खो देता है, वो अपने असंतुलित अवस्था में आ जाता है। तो मैंने आप लोगों को टोटल 100 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न साइंस से जुड़े हुए बताया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।